सतत व समृद्ध सभ्यता के लिए पुरुष व स्त्री दोनों के गुणों का संतुलन बनाने की आवश्यकता है। जहाँ पुरुष की महत्वाकांक्षा और स्त्री समाज के विकास के लिए जरूरी है, वहीं स्त्री के प्रेम और सहानुभूति का योगदान हमारी सभ्यता को सतत शांतिपूर्ण और मानवतावादी बना सकता है। नमस्कार। पुरुष की मनोवृत्ति अधिकतर बाहरी सफलता, सामाजिक मान्यता और शक्ति की ओर झुकी होती है, जो लगातार संघर्ष, प्रतिस्पर्धा और प्रगति की ओर प्रेरित करती है। इस प्रकार की सोच सभ्यता में युद्ध, संघर्ष, ईर्ष्या व हिंसा को जन्म देती है, क्योंकि जब कोई किसी को अपनी महत्वाकांक्षा के कारण प्रतिद्वंदी मानता है तो संघर्ष अपरिहार्य हो जाता है। इसके विपरीत स्त्री की प्रवृत्तियां संबंध, सहानुभूति और प्रेम के आसपास विकसित होती है। प्रेम में कोई प्रतिस्पर्धा या महत्वाकांक्षा नहीं होती है। यह केवल देने, समझने और जुड़ने की भावना है। स्त्रियों का यह गुण समाज को अधिक संतुलित, सक्षम और समाज संगत बना सकता है, क्योंकि यह शांति, सहयोग और समझ के महत्व को बढ़ावा देता है। पुरुष के मन में मौजूद संघर्ष और युद्ध की प्रवृत्तियां सभ्यता की संरचना में भी झलकती है। पुरुषों ने अपने दृष्टिकोण से शिक्षा, राजनीति व समाज की संरचना बनाई, जिससे सशस्त्र संघर्ष और विजय को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया। लेकिन अगर इस संरचना में स्त्री का गुण यानी प्रेम, सहयोग व शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की भावना जुड़ती है, तो यह सभ्यता कहीं अधिक संतुलित और समाजोपयोगी बन सकती है। हमारी सभ्यता को सशक्त बनाने के लिए यह जरूरी है कि हम पुरुष व स्त्री के गुणों का संतुलन करें। दोनों लिंगों के गुणों को जोड़ने से हम एक ऐसी सभ्यता बना सकते हैं जो न केवल विकास, शक्ति और प्रतिस्पर्धा पर आधारित हो, बल्कि सहानुभूति, समझ और प्रेम के तत्वों से भी संपन्न हो। जैसे ही हम दो ध्रुवों के बीच भेद करते हैं, हम अनजाने में ही उन्हें तुलनात्मक स्तर पर रखकर किसी एक को श्रेष्ठ और दूसरे को निम्न मानने लगते हैं। यह बात सामाजिक संरचना, लैंगिक भेदभाव, सामाजिक भेदभाव, आर्थिक वर्गों आदि के संदर्भ में विशेष रूप से लागू होती है। जब भी किसी समाज में दो वर्गों, विचारों या पहचान समूहों के बीच भेद किया जाता है, जैसे पुरुष बनाम महिला, अमीर बनाम गरीब, शहरी बनाम ग्रामीण, तो धीरे धीरे उनमें एक को बेहतर और दूसरे को कमतर समझा जाने लगता है। यह धारणा अक्सर सांस्कृतिक धारणाओं, इतिहास, परंपराओं और सत्ता संरचना पर आधारित होती है, न कि वस्तुनिष्ठ सच्चाई पर। यह श्रेष्ठता बोध ही असमानता, भेदभाव और दमन का मूल कारण बनता है। उदाहरण के लिए, यदि पुरुष को श्रेष्ठ माना जाए तो महिला को कमजोर, निर्भर और दूसरे दर्जे का समझा जाने लगता है। यदि कोई भाषा या रंग को श्रेष्ठ कहा जाए तो बाकी सब कमतर मान लिए जाते हैं। जब तक हम भिन्नता को असमानता में परिवर्तित करते रहेंगे, तब तक समाज में सच्ची समानता और समावेशिता संभव नहीं होगी। भिन्नता का सम्मान करना और श्रेष्ठता की अवधारणा से बचना समरस और न्यायपूर्ण समाज की ओर पहला कदम है। स्त्री या पुरुष होना केवल एक जैविक, बायोलॉजिकल
वास्तविकता है, न कि चेतना की पूर्ण परिभाषा। हर इंसान के भीतर स्त्री और पुरुष दोनों तत्व मौजूद होते हैं। इसे कुछ दार्शनिक परंपराएं जैसे योग, तांत्रिक दर्शन और जुगियन मनोविज्ञान भी मानते हैं। योग दर्शन में इसे ईडा अर्थात स्त्री ऊर्जा और पिंगला अर्थात पुरुष ऊर्जा के रूप में समझाया गया है, जिन्हें संतुलित करना आत्मज्ञान की दिशा में जरूरी माना गया है। जब हम स्त्री और पुरुष के बीच कृत्रिम श्रेष्ठता की दीवारें खड़ी करते हैं, तब स्त्रीत्व को कमजोरी या सील से जोड़ा जाता है, पुरुष तत्व को शक्ति और वर्चस्व से, और इन दोनों के बीच संघर्ष शुरू हो जाता है। इससे सामाजिक और मानसिक शोषण के कई स्तर उत्पन्न होते हैं, घर में, कार्यस्थल पर, कानून में और सबसे ज़्यादा व्यक्ति के अंतर्मन में। यदि कोई व्यक्ति अपने भीतर के मूलतः संवेदनशील अर्थात स्त्री पक्ष और तर्कशील सक्रिय अर्थात पुरुष पक्ष दोनों को स्वीकार करता है और उसे पोषित करता है, तभी वह मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक रूप से संतुलित बन सकता है। यही संतुलन व्यक्ति को दूसरे के प्रति सहानुभूति, समझ और सम्मान की भावना सिखाता है, जो समाज में अस्थायी शांति की नींव रखता है। स्त्री और पुरुष केवल शरीर नहीं, चेतना के दो पहलू हैं। जो व्यक्ति इन दोनों को आत्मसात कर संतुलन में जीता है, वही सच्चे अर्थों में मुक्त और परिपक्व इंसान है। किसी भी एक पक्ष का अतिपोषण, चाहे वह स्त्रीत्व हो या पुरुषत्व, मनुष्य को अधूरा और असंतुलित बना देता है। यदि कोई व्यक्ति केवल पुरुष तत्व जैसे शक्ति, नियंत्रण, कठोरता, तर्क को ही पोषित करता है, तो उसमें आक्रामकता, संवेदनहीनता और एक झूठा वर्चस्व बोध जन्म लेता है। यह वही टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी है जिसकी आज वैश्विक स्तर पर आलोचना हो रही है। यह मर्दांगनी बाहरी दुनिया में दबदबे की भूख बन जाती है, लेकिन भीतर खोखलापन को छोड़ देती है। यदि कोई केवल स्त्री सुलभता, कोमलता, भावनाएं, सौंदर्य बोध, सहनशीलता को ही पोषित करता है, तो वह व्यक्ति अत्यधिक भावनात्मक, अस्थिर या केवल सौंदर्य और संवेदनाओं तक सीमित हो सकता है। यह भी एक अधूरा विकास है, क्योंकि निर्णय क्षमता, तर्क और आत्मरक्षा के तत्व दब जाते हैं। मनुष्य तभी संतुलित होता है जब वह अपने भीतर की कोमलता को ताकत के साथ जोड़ता है, भावनाओं को बुद्धि से संतुलित करता है और कला को दिशा देने वाली समझ से समृद्ध करता है। सशक्तिकरण का अर्थ यह नहीं कि हम किसी एक तत्व को बढ़ा चढ़ाकर विकसित करें, बल्कि यह कि हम भीतर के स्त्री और पुरुष दोनों को जानें, स्वीकारें और उनका संतुलन साधें। जैसे किसी पेड़ की परिपूर्णता फूलों से होती है, वैसे ही मानव जीवन में नारीत्व केवल सहायक तत्व नहीं, बल्कि सौंदर्य, कोमलता, रचनात्मक और भावनात्मक पूर्णता का प्रतिनिधित्व करता है। जड़ें जरूरी है, फूल जीवन की आत्मा है। वो जीवन को देखने, जीने और महसूस करने की कलात्मक भाषा है। यदि हम केवल यह सोचें कि क्या काम आता है और जो नहीं आता उसे हटा दें, तो कविता, संगीत, चित्रकला और यहाँ तक कि प्रेम जैसी चीज़ें भी अर्थहीन हो जाएगी। जीवन सिर्फ सर्वाइवल बन जाएगा, जीवन नहीं। फूलों को हटाकर सिर्फ सब्जियां उगाना मानवता से उसका रस छीन लेना है। जब सामाजिक सफलता की परिभाषा केवल पुरुष गुणों से जुड़ी हो जाती है,
जैसे तर्क वर्चस्व नियंत्रण, तो महिलाएं भी अपने प्राकृतिक स्त्री गुणों को त्यागने लगती है। यह आत्म सशक्तिकरण नहीं, आत्म विस्मरण है। समाज ऐसा हो जहां महिलाएं पुरुषों जैसा बनने के लिए बाध्य न हो, बल्कि नारीत्व की विशिष्टता को पहचाने और उसका सम्मान हो। खूबसूरती और उपयोगिता दोनों आवश्यक है। एक जीवन को बनाए रखती है, दूसरी उसे अर्थ देती है। गुंजाइश ये होनी चाहिए कि सुरक्षा से शुरू हुई व्यवस्था शोषण में न बदले। विदेशी आक्रमणों, मुगल, तुर्क, ब्रिटिश आदि के दौर में सबसे पहला प्रहार स्त्रियों की गरिमा पर होता था। इससे डरकर समाज ने उसे रक्षा के नाम पर घरों तक सीमित कर दिया। यह एक समय की जरूरत भले रही हो, लेकिन आगे चलकर यह परंपरा बन गई। यह सुरक्षा नहीं, नियंत्रण बन गया। जो भय से शुरू हुआ वह धीरे धीरे स्त्री की स्वतंत्रता का गला घोटने वाला सामाजिक नियम बन गया। दुर्भाग्यवश आज भी स्त्रीत्व को अक्सर हल्केपन, भावुकता या सजावट के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, जबकि असली स्त्रीत्व में होती है धैर्य की गहराई, सृजन की शक्ति, करुणा की ऊंचाई और सौंदर्य की बौद्धिकता। स्त्री को उसके मूल स्त्रीत्व में ही रहना चाहिए, सशक्त, संवेदनशील और स्वतंत्र। नारी सशक्तिकरण को न तो पश्चिमी चश्मे से, न ही रूढ़िपरक सोच से, बल्कि हमारी सांस्कृतिक चेतना से देखने की बात करता है, जहाँ स्त्री शक्ति भी है, स्त्री सरस्वती भी है, स्त्री करुणा और सौंदर्य भी है और निर्णय की क्षमता भी। महिला सशक्तिकरण का तात्पर्य है महिलाओं को उनकी वैचारिक, राजनीतिक, सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक और आत्मिक क्षमता को बढ़ावा देना, ताकि वो अपने जीवन के निर्णय स्वयं ले सके और समाज में बराबरी का स्थान प्राप्त कर सके। याद रहे, महिला सदा से सशक्त रही है। आवश्यकता है उनकी शक्ति की मान्यता और स्वीकृति की। दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती, झांसी की रानी, रजिया सुल्तान, अहिल्याबाई होलकर, मीरा, गार्गी, ये सभी सशक्त नारी स्वरूप हैं। महिलाओं ने हमेशा से निर्णय, नेतृत्व, विद्वता, संघर्ष और निर्माण में भाग लिया है। पितृसत्तात्मक समाज ने महिलाओं की शक्ति को नकारा नहीं, उसका भय खाया है। महिलाओं को नियंत्रण, संकोच, मर्यादा, संस्कार के नाम पर सीमित किया गया, ताकि वे सत्ता के केंद्र में न पहुंच सके। संसाधनों और निर्णय प्रक्रिया पर पुरुष का एकाधिकार स्थापित किया गया। आज जो योजनाएं, आंदोलन, नीतियां चलाई जा रही है, वो कहीं न कहीं इतिहास के अन्याय का सामाजिक प्रायश्चित है। महिला सशक्तिकरण शब्द खुद यह दर्शाता है कि हमने स्त्री की शक्ति को स्वीकार नहीं किया था, अब उसे वापस देने का प्रयास कर रहे हैं। यह धारणा कि स्त्री सदा से कमज़ोर रही सिर्फ एक पितृसत्तात्मक कल्पना है, जो उसे सहायता का पात्र और निर्णयों की बाहरी परिधि में रखती है। स्त्री ने हमेशा सामाजिक, पारिवारिक और सांस्कृतिक संरचनाओं को संभाला है, मुख्य शक्ति के रूप में। आवश्यकता है उसकी शक्ति को पहचानने, सम्मान देने और उसे उस स्थान पर प्रतिष्ठित करने की जो उसे स्वाभाविक रूप से प्राप्त है। महिला सशक्तिकरण केवल अधिकारों की बात नहीं करता, यह स्त्री के अस्तित्व, आत्मसम्मान और स्वत्व के लिए एक निरंतर संघर्ष है। यह उस आवाज़ का नाम है जो सदियों से दबाई गई, लेकिन कभी भी पूरी तरह खामोश नहीं हुई। देश की आधी आबादी महिला है,
और इसके बिना समाज, संस्कृति या राष्ट्र की कल्पना अधूरी है। वैदिक काल में स्त्री न केवल शिक्षित थी बल्कि बौद्धिक और सामाजिक नेतृत्व में भी भागीदार थी। गार्गी, मैत्री, अफाला जैसी महिलाएं वेदों में संवाद करती थी। उन्हें देवी रूप में पूजा गया। नारी को शक्ति अर्थात दुर्गा, विद्या अर्थात सरस्वती, धन, लक्ष्मी का रूप माना गया। स्त्री सिर्फ पूजनीय ही नहीं, निर्णायक शक्ति भी थी। एक दौर था जब बाहरी और विदेशी हमलों के समय सुरक्षा की भावना से नारी को घर की चार दीवारी में कैद किया गया। बाल विवाह, पर्दा प्रथा और शिक्षा से वंचन जैसी सामाजिक कुरीतियां ने स्त्री की स्थिति को कमजोर किया। यह वह काल था जहां स्त्री का स्वर धीमा कर दिया गया। अंग्रेजों के शासन काल में आधुनिक शिक्षा, समाज सुधार आंदोलनों जैसे ब्रह्म समाज, आर्य समाज का असर पड़ा। रानी लक्ष्मीबाई, एनी बेसेंट, सरोजिनी नायडू, कस्तूरबा गांधी जैसी महिलाओं ने स्वतंत्रता संग्राम में अग्रणी भूमिका निभाई। स्त्री फिर से जागी। अब की बार केवल घर नहीं, राष्ट्र की स्वाधीनता उनकी लड़ाई थी। संविधान में महिलाओं को समानता, शिक्षा, रोजगार, संपत्ति और राजनीतिक भागीदारी के अधिकार मिले। नारीवादी आंदोलनों, महिला संगठनों और सरकार द्वारा चलाई जा रही अनेक योजनाओं के माध्यम से महिलाओं को सशक्त बनाने का लगातार प्रयास किया जा रहा है। सरकारी योजनाएं जैसे बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, सुकन्या समृद्धि योजनाएं चलाई गई। फिर भी आज भी कहीं न कहीं महिलाओं को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से घरेलू हिंसा, दहेज प्रथा, लैंगिक भेदभाव और कार्यस्थल पर असमानता का सामना करना पड़ता है। महिला सशक्तिकरण का अर्थ है स्त्री को निर्णय लेने का अधिकार, सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन, सामाजिक और आर्थिक स्वतंत्रता और चयन की आज़ादी देना। समाज का विकास तब तक अधूरा रहेगा जब तक स्त्री और पुरुष समान भागीदार न हो। महिला सशक्तिकरण सरकारी योजनाओं के साथ साथ दृष्टिकोण और मानसिकता में बदलाव से संभव होगा। ऋग्वेद या ऋग्वैदिक युग में महिलाओं की स्थिति अत्यंत सम्मानजनक थी। उन्हें शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त था और वेदों के अध्ययन में भाग लेती थी। स्वयंवर प्रथा प्रचलित थी जिससे महिलाओं को अपने जीवन साथी के चयन की स्वतंत्रता प्राप्त थी। इस काल में दहेज प्रथा का कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि विवाह अधिकतर सामाजिक और वैचारिक सामंजस्य के आधार पर होते थे। हालांकि समाज पितृसत्तात्मक अवश्य था, जिससे वंश वृद्धि हेतु पुत्र की प्राप्ति को विशेष महत्व दिया जाता था। कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में विधवा विवाह भी स्वीकार्य था, जो उस समय की सामाजिक लचीलापन को दर्शाता है। महाकाव्य काल में आते आते महिलाओं की सामाजिक स्थिति में थोड़े बहुत गिरावट दृष्टिगोचर होती है। महाभारत में द्रौपदी को जुए में दांव पर लेने की घटना इस पतन का एक उदाहरण है। हालांकि रामायण में सीता स्वयंवर जैसी घटनाएं महिला को वर चुनने की स्वतंत्रता को दर्शाती है। सल्तनत काल की पहली महिला शासिका रजिया सुल्तान ने
अपनी योग्यता और वीरता का परिचय दिया, किंतु पुरुष वर्चस्ववादी समाज ने उन्हें लंबे समय तक शासन करने नहीं दिया। इस प्रकार गुलबदन बेगम, जो हुमायूं की बहन थी, ने हुमायूंनामा जैसी ऐतिहासिक रचना लिखकर उस काल की शिक्षित महिलाओं की उपस्थिति दर्ज कराई। नूरजहां, जहांआरा, मुमताज, चांद बीबी, ताराबाई, अहिल्याबाई होलकर, जीजाबाई, जेबुनिसा जैसी महिलाओं ने विभिन्न क्षेत्रों में अपनी छवि एक सशक्त स्त्री के रूप में स्थापित की। हालांकि समाज की सामान्य महिलाओं की स्थिति में इस काल में भारी गिरावट आई। धीरे धीरे पर्दा प्रथा का प्रचलन बढ़ा, बाल विवाह आम हो गया और महिलाओं की शिक्षा लगभग निषिद्ध हो गई। इन सामाजिक परंपराओं और पितृसत्तात्मक व्यवस्था ने महिलाओं को घर की चार दीवारी तक सीमित कर दिया, जिससे उनके सशक्तिकरण की प्रक्रिया बाधित हो गई। भारत में अंग्रेजों के आगमन के साथ ही देश एक नए सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक संक्रमण काल में प्रवेश कर गया, जिसे औपनिवेशिक काल कहा जाता है। इस काल में एक ओर जहां महिलाओं की सामाजिक स्थिति बेहद दयनीय रही, वहीं दूसरी ओर स्वतंत्रता संग्राम और सामाजिक सुधार आंदोलनों में उनकी सक्रिय भागीदारी ने महिला सशक्तिकरण की नींव रखी। पर्दा प्रथा, बाल विवाह, देवदासी प्रथा और सती प्रथा जैसी कुप्रथाएं महिलाओं के जीवन को नियंत्रित कर रही थी। ऐसे समय में राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ज्योतिबा फुले जैसे समाज सुधारकों ने इन कुप्रथाओं को समाप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस दौर में पंडिता रमाबाई, ताराबाई शिंदे जैसी महिला समाज सुधारकों ने न केवल महिलाओं की दुर्दशा पर प्रश्न उठाया, बल्कि शिक्षा, विधवा पुनर्विवाह और समानता के अधिकारों के पक्ष में आवाज़ भी बुलंद की। राजनीतिक स्तर पर महिलाओं ने स्वतंत्रता आंदोलन में भी उल्लेखनीय भागीदारी निभाई। सरोजिनी नायडू, कस्तूरबा गांधी, कमला नेहरू, अरुणा आसफ अली, कप्तान लक्ष्मी सहगल, प्रभावती देवी, लतिका घोष और नीलिनी सेन गुप्ता जैसी वीरांगनाओं ने राष्ट्र के लिए संघर्ष करते हुए महिला शक्ति का उदाहरण प्रस्तुत किया। उन्होंने न केवल विदेशी शासन के खिलाफ संघर्ष किया, बल्कि भारतीय महिलाओं के आत्मसम्मान और अधिकारों के लिए भी रास्ता प्रशस्त किया। इस प्रकार औपनिवेशिक काल एक ऐसा समय था जिसमें महिलाओं की स्थिति दो छोरों पर दिखाई देती है। एक ओर सामाजिक बंधनों और कुरीतियों का बोझ और दूसरी ओर जागरूकता, संघर्ष और सशक्तिकरण की प्रेरक मिसालें। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात जब भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, तब महिलाओं को विधिवत रूप से राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक समानता के अधिकार प्राप्त हुए। संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 16 और 39 आदि महिलाओं को समान अवसर, भेदभाव से मुक्त, समान वेतन और गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार प्रदान करते हैं। इन संवैधानिक प्रावधानों के कारण आज महिलाएं शिक्षा, राजनीतिक, प्रशासनिक सेवाएं, कॉरपोरेट जगत, खेल कूद और विज्ञान जैसे
विविध क्षेत्रों में अपनी योग्यता और नेतृत्व क्षमता का परिचय दे रही हैं। हालांकि कानूनी अधिकारों और नीतिगत पहलों के बावजूद वास्तविक सामाजिक धरातल पर महिलाओं की स्थिति अभी भी चुनौतीपूर्ण बनी हुई है। एक ओर महिलाएं उच्च पदों तक पहुंच रही है, दूसरी ओर घरेलू हिंसा और असुरक्षा की भावना भी व्यापक रूप से व्याप्त है। जब हम स्त्री के गुणों और उसकी सोच की बात करते हैं तो यह जरूरी है कि उसे अपने तरीके से अपनी पहचान और दृष्टिकोण के साथ समाज में स्थान मिले। स्त्री के भीतर जो संभावनाएं हैं उनका विकास और सम्मान होना चाहिए। यदि हम केवल पुरुषों के अनुभव और उनके दृष्टिकोण के आधार पर सभ्यता की परिभाषा तय करेंगे तो यह एक पक्षीय और असंतुलित होगी, अधूरी और खतरनाक होगी। समाज को एक ऐसा माहौल बनाने की पहल करने की आवश्यकता है जहां किसी दो ध्रुवों के बीच भेदभाव न हो, भिन्नता को असमानता में परिवर्तित करने की आवश्यकता न हो, कोई लैंगिक भेदभाव न हो। महिला विकास के लिए बनाई गई योजनाएं से उन्हें उचित लाभ मिले, भिन्नता को असमानता में परिवर्तित किए बगैर समानता की भावना के साथ देश के सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक जीवन में स्वयं निर्णय लेने और भाग लेने का पूरा अवसर मिले। धन्यवाद।